हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर को लॉन्च किया था। लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, इसकी आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे, सरकार ने इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या रखे हैं इसके बारे में बात करेंगे, और जो इसके प्रभाव हैं अन्य योजनाओं पर, महंगाई और बेरोजगारी पर इसके क्या प्रभाव हैं इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या आया है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है, तो आपको बताना है कि भारत का जो स्थान है इस रैंक में वो कहां पर एग्जिस्ट करता है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप उसको टैली कर लीजिएगा। लॉजिस्टिक नीति पढ़ने से पहले हम सबसे पहले लॉजिस्टिक्स शब्द को डिफाइन कर लेते हैं। अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें भी लगती हैं, इतना आसान इसको नहीं है डिफाइन करना। इसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वयन, भंडारण और मूविंग रिसोर्सेज। मूविंग रिसोर्सेज का मतलब होता है जैसे बस ट्रक के द्वारा आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, या और भी उपकरण हैं जिनको मूविंग रिसोर्सेज बोला जाता है। उत्पादन बिंदु से उपभोग बिंदु तक यानी प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट तक का जो प्रोसेस होता है उसको ही लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। इसके अंदर आपको मैन पावर लगती है, लोग लगते हैं यानी, और इन्वेंट्री यानी लेखा जोखा, और उपकरण इक्विपमेंट यानी उपकरण लगते हैं। यानी तीन चीजें लॉजिस्टिक्स के प्रोसेस में मेन होती हैं। संभावित वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर, और आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर का पता लगाना भी लॉजिस्टिक्स के दायरे के अंदर ही आता है। अब एक उदाहरण देकर मैं आपको इसमें समझाता हूं। मान लीजिए एक लोहे की खदान है, ठीक है, खदान से आपको लोहा यानी एस्क मिला है, लोहे का एस्क मिला है, ठीक है। एस्क को आप रिफाइनरी तक लाएंगे और यहां उसे शुद्ध करके लोहा निकालेंगे, शुद्ध लोहा निकालेंगे उससे, ठीक है। अब इस लोहे को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजेंगे और यहां पर मान लीजिए आपको कोई इंजन बनाना है तो इंजन के स्पेयर पार्ट्स आप उसमें बनाएंगे, स्पेयर पार्ट्स आप बनाएंगे, ठीक है। और इनको आप आगे असेंबलिंग यूनिट में भेजेंगे। यहां पर मान लीजिए इंजन बनाना है तो इंजन के स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके इंजन बना दिया जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर तक भेजा जाएगा ताकि सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर इसे आगे कंज्यूमर तक भेज सकें। ये जो प्रोसेस है, बीच का जो प्रोसेस है, लाना ले जाना और स्टोरिंग, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग, ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स के दायरे के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं कि सरकार ने इस नीति के उद्देश्य और लक्ष्य क्या रखे हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है लॉजिस्टिक लागत को कम करना। हमारी लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 14 से 15% है। 2030 तक इसको 10% से नीचे लाना है। एलपीआई इंडेक्स 2018 में भारत की जो रैंक थी वो थी 44। 2030 तक भारत को टॉप 25 देशों में शामिल करना है। चौथा है डीएसएस यानी डिजिटल सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, यानी जितने भी हमारे विभाग और मंत्रालय है सबको डिजिटली कनेक्ट करना, जिससे कि परमिशंस लेने में जल्दी हो और जितने भी लॉजिस्टिक्स के मुद्दे हैं उनका तुरंत निपटान हो, जिससे कि निर्यात में बढ़ोतरी होगी। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लॉजिस्टिक नीति में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की। इसके अंदर मुख्यतः 4 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, DIS, यूलिप, ईलॉग्स, क्लैप। इन चारों प्लेटफॉर्म के बारे में चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है DIS यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें सरकार के 7 मंत्रालयों से संबंधित 17 विभागों को डिजिटली इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी व्यापारी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए जो अलग अलग ऑफिस में जाकर परमिशन लेनी होती थी, अब उनको DIS प्लेटफॉर्म पर तुरंत से ले सकता है। ये 7 मंत्रालय हैं: बंदरगाह शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्लेटफॉर्म है यूलिप। यूलिप यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसके द्वारा आप ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जितने भी परमिशंस होती है वे ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को हायर कर सकते हैं, अपने जो गुड्स है उसका
ऑन द स्पॉट ट्रैकिंग कर सकते हैं, और इसमें 20 से ज़्यादा सरकारी एजेंसी होती है जिनकी परमिशन लेनी होती है, और 40 से ज़्यादा अर्ध सरकारी एजेंसी होती हैं। 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, 200 शिपिंग एजेंसी हैं, 129 इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट हैं, आईसीडी। आईसीडी को हम ड्राई पोर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसको बंदरगाह से दूर बनाया जाता है। यह एक तरह से लॉजिस्टिक पार्क है जिसमें हम अपना आयात या निर्यात का सामान स्टोर किया जाता है। इसके अंदर बंदरगाह पर जो सामान ले जाया जाता है उसको आईसीडी में स्टोर किया जाता है, क्योंकि आईसीडी जो होता है बंदरगाह से काफ़ी दूर होता है। और 168 कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, इसको बंदरगाह के पास बनाया जाता है ताकि आयात या निर्यात का जो सामान है जो बंदरगाह के पास आता है उसको सीएफएस में स्टोर किया जा सके। 81 अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं जो 500 से ज़्यादा सर्टिफिकेट बनाती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ये 500 सर्टिफिकेट एक ही इंसान को नहीं बनवाने होते हैं, अलग अलग गुड्स के हिसाब से उनको अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। ये सभी परमिशंस और सर्टिफिकेट्स, या आपको कोई एजेंसी हायर करनी है ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, तो आप यूलिप प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्लेटफॉर्म्स यानी ई लॉग्स की। ई लॉग्स का मतलब होता है ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विस। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उद्योग धंधों को सरकार तक सीधी पहुंच मिलेगी और उनके मुद्दों का तुरंत से निपटारा होगा। व्यापारी अपने मुद्दे सीधे सरकार के सामने रख सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे एक टीम उपलब्ध होगी जो व्यापारियों के लॉजिस्टिक्स से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनका तुरंत से समाधान करेगी। अब बात करते हैं फोर्थ प्लेटफॉर्म की यानी क्लैप की। क्लैप का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, व्यापक का मतलब होता है कि पूरी लॉजिस्टिक नीति का रखरखाव इसी प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। यानी इसका जो मेन मोटिव है इस प्लेटफॉर्म का वो है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, यानी ढूंढ ढूंढकर अलग अलग विभागों को डिजिटली कनेक्ट करना, भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्किंग सेवा मानक यानी कि अलग अलग उद्देश्य और लक्ष्य बनाकर अलग अलग रिकॉर्ड बनाना, एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाना, मानव संसाधन का विकास, अक्षमता निर्माण। मानव संसाधन का विकास से को आप रोजगार से जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। अक्षमता निर्माण यानी अपने संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना ताकि उनकी पूर्ण अक्षमता तक उनका हम प्रयोग कर सकें। अगला है लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण करना, यानी कि आयात और निर्यात का सामान जहां स्टोर होता है उन पार्कों का निर्माण करना। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक नीति के प्रभाव की। 4 से 5% महंगाई कम होगी। देखिए हमारा अभी 14 से 15% लॉजिस्टिक का खर्चा आता है। जब 2030 तक या 10% हो जाएगा तो 4 से 5% हमारी महंगाई कम हो सकती है। 22 मिलियन लोगों को अभी ये प्लेटफॉर्म जो है रोजगार देता है, यानी लॉजिस्टिक 22 मिलियन लोगों को अभी रोजगार देता है। 6 से 7% निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। निर्यात में बढ़ोतरी इसलिए हो सकती है क्योंकि इस नीति के द्वारा व्यापारी को परमिशन लेने के लिए बहुत ही सुविधा होगी और लॉजिस्टिक का खर्चा भी कम आएगा, इसलिए निर्यात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि इस नीति का अलग अलग योजनाओं पर क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम गति शक्ति योजना की। यह भारत की सबसे बड़ी योजना है जो लगभग 110 लाख करोड़ की योजना है। इस योजना के द्वारा 16 मंत्रालयों को इंटीग्रेट कर दिया गया है डिजिटली। इसका कारण यह है क्योंकि अलग अलग मंत्रालय अपने काम पर लगे होते थे जो एक दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न करते थे। अब वे सभी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे जिससे कि सुविधा होगी, पैसा और समय की भी बचत होगी। तो इसलिए पीएम गति शक्ति योजना का इस लॉजिस्टिक नीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं भारतमाला परियोजना की। इसका उद्देश्य है पूरे देश में सड़कों का निर्माण करना। जब पूरे देश में सड़कों का निर्माण होगा तो सामान की आवाजाही में इससे फायदा मिलेगा और भारतमाला परियोजना भी एक तरह से लॉजिस्टिक नीति की सहायक परियोजना ही है। सागरमाला परियोजना की हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उन सभी का डेवलपमेंट होगा जिससे कि लॉजिस्टिक नीति का इस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये एक अलग से मालगाड़ी के लिए एक पटरी बिछाई जा रही है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मालगाड़ी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसके द्वारा मालगाड़ियों को आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। इस योजना का भी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क,
लॉजिस्टिक पार्क मैंने अभी आपको बताया था। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि आप यहाँ पर सड़क के द्वारा या रेल के द्वारा या शिप्स के द्वारा भी सामान ले जा सकते हैं, और यहाँ पर आप खाने का सामान या मेटल का सामान भी रख सकते हैं। खाने के सामान के लिए आपको यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज और मेटल के सामान के लिए आपको ड्राई स्टोरेज भी यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए इसको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहा जाता है। तो इन सभी योजनाओं पर इस नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे शुरू में जो आपको प्रश्न दिया था, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का स्थान आया है 107वां। 2020 में भारत का स्थान था 94, 2021 में 101 और 2022 में 107। यानी भारत की जो रैंक है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।